आप जानते हैं कि त्रिभुज यानी ट्रायंगल तीन भुजाओं यानी साइड्स वाली एक बंद आकृति है जिसके तीन शीर्ष यानी वर्टाइसेस एवं तीन कोण यानी एंगल्स होते हैं। पिछले वीडियो में हमने कोणों से संबंधित त्रिभुज के गुण देखे। इसी प्रकार त्रिभुज के भुजाओं से संबंधित भी गुण होते हैं। आइए इस वीडियो में त्रिभुज की भुजाओं की मापों के योग और व्यवकलन से संबंधित गुण के बारे में पता करें। मान लीजिए आपको कहा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसकी भुजाएं AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 11 सेंटीमीटर है। तो क्या आप दी जानकारी से एक त्रिभुज बना पाएंगे? चलिए इसे बनाने का प्रयास करें। यहाँ हमने 3 स्ट्रॉ लिए हैं। आइए कैंची या चाकू के उपयोग से इस स्ट्रॉ को 4 सेंटीमीटर पर काट लें। इसी तरह हम इस स्ट्रॉ को 5 सेंटीमीटर पर और इस स्ट्रॉ को 11 सेंटीमीटर पर काट लेंगे। अब हम 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर लंबाइयों वाले स्ट्रॉ के उपयोग से त्रिभुज बनाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ली गई लंबाइयों से हम यहाँ एक त्रिभुज नहीं बना पा रहे हैं। अगर हम 11 सेंटीमीटर लंबाई वाले स्ट्रॉ के स्थान पर 10 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर लंबाई वाला स्ट्रॉ लेते हैं, तब भी हम एक त्रिभुज नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर हम 8 सेंटीमीटर लंबाई वाला स्ट्रॉ लेते हैं, तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर इन मापों से हम एक त्रिभुज अवश्य बना पाते हैं। अब इन दोनों स्थितियों को देखिए। पहली स्थिति में हम त्रिभुज बनाने में असफल रहे, जबकि दूसरी स्थिति में हम त्रिभुज बनाने में सफल रहे। इन दोनों स्थितियों को देखकर आपको क्या पता चलता है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम देखें तो दूसरी स्थिति में किन्हीं भी दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक है। AB और BC का योग AC से बड़ा है। AB और AC का योग BC से बड़ा है और BC और AC का योग AB से बड़ा है और हम इस स्थिति में त्रिभुज ABC की रचना कर पाते हैं। लेकिन पहली स्थिति में इन दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक नहीं है। जैसे जब AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 11 सेंटीमीटर है, तब AB और AC का योग BC से अधिक है। BC और AC का योग AB से अधिक है, लेकिन AB और BC का योग AC से कम है। इसी तरह जब AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 9 सेंटीमीटर है, तब AB और AC का योग BC से अधिक है और BC और AC का योग AB से अधिक तो है, लेकिन AB और BC का योग AC के बराबर है और इस स्थिति में हम एक त्रिभुज नहीं बना पाते। इन दोनों स्थितियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा के माप से बड़ा होता है। इस गुण के आधार पर हमें यह तो पता चल गया है कि त्रिभुज ABC में जब AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तब AC का माप 9 सेंटीमीटर से कम ही होगा। क्या AC का माप 9 सेंटीमीटर से छोटा कोई भी माप हो सकता है? चलिए पता करें। जब हम AC का माप 7 सेंटीमीटर लेते हैं, तब त्रिभुज ABC की किन्हीं भी दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक आता है। यानी कि हम AC बराबर 7 सेंटीमीटर के माप से त्रिभुज ABC की रचना कर सकते हैं। इसी तरह हम AC का माप 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर लेकर भी त्रिभुज ABC की रचना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम AC का माप 1 सेंटीमीटर लेंगे, तो यह शेष दोनों भुजाओं के व्यवकलन का परिणाम है। इस स्थिति में हमें दो भुजाओं AB और AC का योग तीसरी भुजा BC के बराबर प्राप्त होता है। यानी कि इस स्थिति में त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक नहीं है, इसलिए हम त्रिभुज ABC की रचना नहीं कर पाते। हम AC का माप शेष दोनों भुजाओं के अंतर से यानी कि 1 सेंटीमीटर से कम भी ले, जैसे 0.9 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर इत्यादि, तब भी हम त्रिभुज ABC की रचना नहीं कर पाते, क्योंकि इस स्थिति में त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक नहीं मिलता।
तो बताइए, इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इससे हमें पता चलता है कि त्रिभुज एबीसी की रचना केवल उस स्थिति में की जा सकती है जब त्रिभुज एबीसी की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम हो। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा के माप से कम होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है, लेकिन दो भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा की माप से कम होता है। आज हमने सीखा त्रिभुज की भुजाओं के मापों के योग और व्यवकलन से संबंधित गुण के बारे में। अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे त्रिभुज की भुजाओं के मापों के योग और व्यवकलन से संबंधित गुण के कुछ उदाहरण। क्या निम्नलिखित मापों से एक त्रिभुज बनाया जा सकता है? हम जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से बड़ा होता है। चलिए इस समझ का यहाँ प्रयोग करें। अगर हम 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को जोड़ते हैं तो प्राप्त परिणाम 22 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर से बड़ा है। अगर हम 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को जोड़ते हैं तो प्राप्त परिणाम 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से बड़ा है। इसी तरह अगर हम 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को जोड़ते हैं तो प्राप्त परिणाम 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर से बड़ा है। तीनों स्थितियों को देखकर हम कह सकते हैं कि हम दिए गए मापों के आधार पर एक त्रिभुज बना सकते हैं। जरा सोचिए, दिए मापों से एक त्रिभुज बनाया जा सकता है या नहीं? यह ज्ञात करने के लिए क्या यह जरूरी है कि हम तीनों स्थितियों की जांच करें? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं, यह आवश्यक नहीं है। अगर हम छोटी दो भुजाओं के मापों का योग करते हैं और उसकी तुलना सबसे लंबी भुजा के माप से करते हैं, तब भी हम यह पता कर सकते हैं कि हम एक त्रिभुज बना पाएंगे या नहीं। अगर छोटी भुजाओं के मापों का योग लंबी भुजा की माप से बड़ा होगा तो यह दर्शाता है कि हम दिए मापों के उपयोग से त्रिभुज बना सकते हैं। लेकिन अगर छोटी भुजाओं के मापों का योग लंबी भुजा के माप से छोटा होगा तो यह दर्शाता है कि हम दिए मापों के आधार पर एक त्रिभुज नहीं बना सकते। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि छोटी भुजाओं के मापों का योग है 10 सेंटीमीटर धन 8 सेंटीमीटर बराबर 18 सेंटीमीटर और सबसे लंबी भुजा है 12 सेंटीमीटर। चूँकि यहाँ 18 सेंटीमीटर बड़ा है 12 सेंटीमीटर से, इसलिए हम कह सकते हैं कि 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के मापों से त्रिभुज बनाया जा सकता है। अगला उदाहरण, निम्नलिखित में से त्रिभुज की तीसरी भुजा की माप क्या होगी जिसकी दो भुजाओं की माप है 15 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। जैसा कि आपको याद होगा, त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है, लेकिन दो भुजाओं की मापों का व्यवकलन तीसरी भुजा की माप से कम होता है। यहाँ त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग है 15 सेंटीमीटर धन 22 सेंटीमीटर बराबर 37 सेंटीमीटर। इसलिए तीसरी भुजा की माप 37 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। इसलिए तीसरी भुजा की माप 38 सेंटीमीटर नहीं हो सकती, यानी कि ऑप्शन 4 दिए सवाल का जवाब नहीं हो सकता। हम यह भी देखते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का व्यवकलन है 22 सेंटीमीटर ऋण 15 सेंटीमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर। इसलिए तीसरी भुजा की माप 7 सेंटीमीटर या इससे कम नहीं हो सकती, यानी कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1 भी दिए सवाल का जवाब नहीं हो सकता। जैसा कि आप जानते हैं, तीसरी भुजा की माप दो भुजाओं की मापों के व्यवकलन से अधिक लेकिन इनके योग से कम होना चाहिए। इसलिए अगर माप 7 सेंटीमीटर से बड़ा लेकिन 37 सेंटीमीटर से कम होगा तो ही हम एक त्रिभुज बना पाएंगे। ऑप्शन 3 में हमें त्रिभुज की तीसरी भुजा की माप 12 सेंटीमीटर दी गई है। चूँकि 12 सेंटीमीटर 7 से बड़ा है लेकिन 37 सेंटीमीटर से कम है, इसलिए इस माप के साथ हम एक त्रिभुज जरूर बना पाएंगे, यानी कि दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3। आज हमने सीखा त्रिभुज की भुजाओं के मापों के योग और व्यवकलन से संबंधित गुण के कुछ उदाहरण।
अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं देखेंगे। आज हम देखेंगे त्रिभुज की भुजाओं की मापों के योग और व्यवकलन से संबंधित गुण की कुछ मिथ्या धारणाएं और गलतियां। मिथ्या धारणा एक त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक या बराबर होता है। क्या यह कथन सत्य है? कुछ बच्चे सोचते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। वे सोचते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक, कम या बराबर भी हो सकता है। इस कारण वे ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत समझ है। सही समझ यह है कि एक त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से कम या बराबर नहीं हो सकता। इसलिए दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 1। मिथ्या धारणा 2, यह कथन त्रिभुज में किन्हीं भी दो कोणों का माप उसके तीसरे कोण से अधिक होता है, सत्य है या असत्य? कुछ बच्चे इस कथन को सत्य कहते हैं, चूंकि बच्चों को यह ज्ञात होता है कि किसी एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। इसी अवधारणा को लेकर बच्चे मन में यह मिथ्या धारणा बना लेते हैं कि त्रिभुज के दो कोणों का माप भी उसके तीसरे कोण से अधिक होगा, और इसी मिथ्या धारणा के चलते वे ऑप्शन 1 जवाब देते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है। चलिए इस मिथ्या धारणा को दूर करने के लिए हम एक उदाहरण देखें। हम इस मिथ्या धारणा को कुछ समय के लिए सत्य मान लेते हैं। इस त्रिभुज में हम देखते हैं कि कोण P धन कोण R बराबर 110 डिग्री धन 35 डिग्री बराबर 145 डिग्री है, जो कि 35 डिग्री से बड़ा है। इसलिए यहाँ हम कोण P और कोण R का योग कोण Q से बड़ा है। इसी तरह कोण P धन कोण Q बराबर 110 डिग्री धन 35 डिग्री बराबर 145 डिग्री है, जो कि 35 डिग्री से बड़ा है। इसलिए यहाँ भी कोण P और कोण Q का योग कोण R से बड़ा है, लेकिन कोण Q और कोण R के मापों का योग करेंगे तो वह 35 डिग्री धन 35 डिग्री बराबर 70 डिग्री आएगा, जो कि 110 डिग्री से कम है। इसलिए यहाँ कोण Q और कोण R का योग कोण P से कम है, लेकिन फिर भी हम एक त्रिभुज बना पाए हैं। ध्यान दीजिए कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि त्रिभुज में किन्हीं भी दो कोणों का योग तीसरे कोण से हमेशा अधिक ही आएगा। यानी कि दिए सवाल का जवाब है ऑप्शन 2। अब चलिए जाने कुछ साधारण गलतियों के बारे में। गलती 1, भुजाओं के निम्नलिखित मापों के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन सी स्थिति में त्रिभुज बनाया जा सकता है। कुछ बच्चे यह तो जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से बड़ा होगा। केवल उस स्थिति में हम एक त्रिभुज बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। वे देखते हैं कि 4 सेंटीमीटर धन 12 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर से बड़ा है, इसलिए वे सोचते हैं कि पहला कथन सही है। दूसरे कथन में भी वे देखते हैं कि 3 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर से बड़ा है, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। दोनों कथनों में अलग अलग भुजाओं के युग्म लेकर उनके योग की तुलना तीसरी भुजा की माप से करना वे जरूरी नहीं समझते और इसे नजरअंदाज करते हैं। चूंकि दोनों कथन उन्हें सही प्रतीत होते हैं, इसलिए वे ऑप्शन 3 दोनों यह जवाब देते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है। पहले कथन के लिए हम निम्न स्थितियां देखते हैं। यहाँ दूसरी स्थिति को देखकर यह ज्ञात होता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से बड़ा नहीं है, इसलिए दिए मापों के आधार पर त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। दूसरे कथन में हम निम्न स्थितियां देखते हैं। चूंकि तीनों स्थितियों में हमें दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक प्राप्त होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरे कथन में दिए मापों के आधार पर एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि हम सभी स्थितियों की जांच करें। हम यह भी देख सकते हैं कि दो छोटी भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक है या नहीं। पहले कथन में छोटी माप वाली भुजाओं का योग 4 सेंटीमीटर धन 7 सेंटीमीटर, लंबी भुजा 12 सेंटीमीटर से कम है, इसलिए
पहले कथन के प्रयोग से त्रिभुज नहीं बनेगा। दूसरे कथन में छोटी माप वाली भुजाओं का योग 3 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर, लंबी भुजा 7 सेंटीमीटर से अधिक है, इसलिए दूसरे कथन के प्रयोग से त्रिभुज जरूर बनाया जा सकता है। तो आज हमने देखी त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों के योग से संबंधित मिथ्या धारणाएं और गलतियां। आज हम सीखेंगे समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण। आपने अपने जीवन में कई त्रिभुज देखे होंगे। क्या इन सभी का आकार समान होता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर एवं कोणों के आधार पर भिन्न होते हैं। जब हम बात करते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की, तो हम त्रिभुजों के कोणों की समकोण से तुलना करते हैं। यदि त्रिभुज के सभी कोण समकोण से छोटे हो तो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज यानी अक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, और यदि त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण से बड़ा हो तो उस कोण को हम अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन अगर त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण ही हो तो ऐसे त्रिभुज को हम एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ त्रिभुज दर्शाए हैं। वीडियो रोककर ज्ञात कीजिए कि इनमें समकोण त्रिभुज कौन सी आकृतियों में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आकृति 2, 3, 5 और 8 में दर्शाए त्रिभुजों का एक कोण समकोण है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। लेकिन अगर हम आकृति 1, 4, 6 और 7 की बात करें तो इनमें कोई भी कोण समकोण नहीं है, इसलिए इन्हें हम एक समकोण त्रिभुज नहीं कह सकते। बच्चों, समकोण त्रिभुज में भुजाओं को विशेष नाम दिए जाते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा यानी ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल को कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण से छोटी माप की भुजाओं को समकोण त्रिभुज के पाद यानी लेग्स कहते हैं। ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व एक महान गणितज्ञ एवं प्रसिद्ध दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के कर्ण एवं शेष भुजाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण गुण की खोज की, जिसे पाइथागोरस गुण के नाम से जाना जाता है। आइए इस गुण को समझें। यहाँ एक समकोण त्रिभुज ABC है, जिसके कर्ण यानी AC की माप है 5 सेंटीमीटर, शेष भुजाओं में AB की माप है 3 सेंटीमीटर और BC की माप है 4 सेंटीमीटर। यह समकोण त्रिभुज की एक भुजा की माप है 3 सेंटीमीटर। चलिए इस माप से एक वर्ग बनाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमने 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया है। हम इस वर्ग को त्रिभुज की 3 सेंटीमीटर भुजा पर इस प्रकार रखेंगे। इसी प्रकार हम 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक और वर्ग बनाएंगे और इसे त्रिभुज की 4 सेंटीमीटर भुजा से संलग्न रखेंगे। इसी तरह हम 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बनाकर इसे त्रिभुज के 5 सेंटीमीटर भुजा से संलग्न रखेंगे। क्या आप बता सकते हैं यहाँ प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है, जिसे हम भुजा के वर्ग के रूप में दर्शाते हैं। ध्यान रहे, जब भी आप किसी संख्या a के ऊपर इस प्रकार 2 लिखा पाएंगे तो इसे हम a का वर्ग कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि a का स्वयं से 2 बार गुणन किया जा रहा है, यानी कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर AB गुणा AB बराबर AB का वर्ग लिखा जा सकता है, जो होगा 3 सेंटीमीटर का वर्ग यानी कि 3 गुणा 3 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि 9 वर्ग सेंटीमीटर। इसी के साथ यह भी ध्यान रहे कि यह 9 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल से हमें पता चलता है कि इस वर्ग में हम 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल 9 वर्ग बना सकते हैं। साधारणतः किसी आकृति में हम 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग बना सकते हैं, उसी को हम उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। अब चलिए
4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह भी हम कह सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल BC का वर्ग बराबर 4 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 16 वर्ग सेंटीमीटर है। इसी प्रकार 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर AC का वर्ग बराबर 5 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर है। यह एक मजेदार बात सामने आती है। क्या आप बता सकते वह क्या है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ हम देखते हैं कि 9 वर्ग सेंटीमीटर धन 16 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर है। या इसे ही हम भुजाओं के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। यह समकोण त्रिभुज के कर्ण एवं शेष भुजाओं के बीच एक रोचक संबंध है। शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर उसकी शेष भुजाओं यानी पादों के वर्गों का योग है। इसे ही हम पाइथागोरस के गुण से जानते हैं। इस गुण के कई उपयोग हैं, जैसे समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं ज्ञात हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, या फिर यह स्पष्ट करना हो कि दिया त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान रहे, पाइथागोरस गुण सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ही प्रयुक्त होता है, लेकिन त्रिभुज समकोण त्रिभुज न हो तो यह गुण प्रयुक्त नहीं होता। आज हमने सीखा समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण से संबंधित उदाहरण। राहुल अपनी स्थिति से पूर्व की ओर 15 कदमों की दूरी तय करता है और उत्तर की ओर 8 कदमों की दूरी तय करता है। यदि सभी कदमों की दूरी बराबर हो और एक इकाई बराबर 1 कदम लिया जाए, तो ज्ञात कीजिए वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने कदम दूर है। आप यह जानते ही होंगे कि हम दिशाओं को इस प्रकार निरूपित करते हैं। इस आधार पर चलिए दी गई स्थिति के लिए आकृति बनाएं। राहुल अपनी स्थिति से पूर्व की ओर 15 कदमों की दूरी तय करता है। इसे हम पूर्व दिशा की ओर एक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट बनाकर दर्शाएंगे, जिसकी लंबाई होगी 15 कदम। चलिए इसे रेखाखंड AB नाम दें। सवाल से यह भी ज्ञात होता है कि राहुल बिंदु B से उत्तर की ओर 8 कदमों की दूरी तय करता है। बताइए इसे हम कैसे दर्शा सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि उत्तर और पूर्व दिशा समकोण बनाती है, इसलिए हम रेखाखंड AB पर बिंदु B से समकोण बनाता हुआ एक रेखाखंड दर्शाएंगे, जिसकी लंबाई होगी 8 कदम। इस रेखाखंड को हम BC नाम देंगे। हमें पता करना है A से C तक की दूरी, जिसे हम रेखाखंड AC से दर्शाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें भुजा AC एक कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज है एवं भुजा AB और भुजा BC इस त्रिभुज के पाद यानी लेग्स है। त्रिभुज ABC में हमें 2 भुजाओं यानी साइड्स के माप ज्ञात है, इसलिए पाइथागोरस गुण के प्रयोग से हम तीसरी भुजा यानी कर्ण AC का माप ज्ञात कर लेंगे। यहाँ AC कर्ण है और AB और BC समकोण त्रिभुज की शेष भुजाएं हैं। पाइथागोरस गुण हमें बताता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर उसकी शेष भुजाओं यानी पादों के वर्गों का योग, यानी कि कर्ण AC का वर्ग बराबर भुजा AB का वर्ग धन भुजा BC का वर्ग बराबर 15 का वर्ग धन 8 का वर्ग। हम 15 का वर्ग बराबर 15 गुणा 15 बराबर 225 प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार 8 का वर्ग बराबर 8 गुना 8 बराबर 64 प्राप्त करते हैं। चूंकि 225 धन 64 बराबर 289 है, इसलिए कर्ण AC का वर्ग बराबर 289 है। AC का मान ज्ञात करने के लिए हमें ऐसी संख्या का पता लगाना होगा जिसका वर्ग यानी स्क्वायर 289 हो, यानी कि उसका स्वयं से गुणा करने पर 289 आए। हम देखते हैं कि 10 का वर्ग बराबर 10 गुना 10 बराबर 100 है। इसी प्रकार 20 का वर्ग बराबर 20 गुना 20 बराबर 400 है।
चूंकि 289, 100 और 400 के बीच है, इसलिए वह संख्या जिसका वर्ग 289 है जरूर 10 और 20 के बीच होगी। इसी प्रकार हमें 15 का वर्ग बराबर 15 गुणा 15 बराबर 225 प्राप्त होता है, जो कि 289 के और पास है। ऐसा करते हुए हमें ज्ञात होगा कि 17 का वर्ग बराबर 17 गुणा 17 बराबर 289 होता है, यानी कि कर्ण AC का वर्ग बराबर 17 का वर्ग है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कर्ण AC की माप 17 कदम है। इससे हमें पता चलता है कि राहुल अपनी प्रारंभिक स्थिति से 17 कदम दूर है। अगला उदाहरण, दिनेश को एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या आप बता सकते हैं उसने नीचे दिए मापों में से कौन सा माप लेना चाहिए जिससे वह एक समकोण त्रिभुज बना पाएगा? प्रत्येक कथन में हमें 3 माप दिए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि प्रत्येक कथन में यदि समकोण त्रिभुज बनेगा तो उसमें कर्ण की माप क्या होगी? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण की माप दोनों शेष भुजाओं से अधिक होती है। इस समझ से हम कर्ण की माप का पता लगा सकते हैं। पहले कथन में हम देखते हैं कि 9 सेंटीमीटर शेष मापों से बड़ी माप है, इसलिए यह कर्ण की माप हो सकती है। पाइथागोरस गुण हमें बताता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर उसकी शेष भुजाओं यानी पादों के वर्गों का योग होता है। पहले कथन में दिए मापों से त्रिभुज बनाया जा सकता है या नहीं, यह ज्ञात करने के लिए हम इस गुण का प्रयोग करेंगे। यहाँ कर्ण का वर्ग बराबर 9 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 9 गुणा 9 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 81 वर्ग सेंटीमीटर है और भुजाओं के वर्गों का योग बराबर 6 सेंटीमीटर का वर्ग धन 8 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर धन 64 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर है। चूंकि यहाँ कर्ण का वर्ग और उसकी शेष भुजाओं के वर्गों का योग बराबर नहीं है, इसलिए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर इन मापों से समकोण त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। दूसरे कथन में हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ी माप है 13 सेंटीमीटर, इसलिए यह संभावित कर्ण की माप हो सकती है। यहाँ कर्ण का वर्ग बराबर 13 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 13 गुणा 13 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 169 वर्ग सेंटीमीटर है और भुजाओं के वर्गों का योग बराबर 12 सेंटीमीटर का वर्ग धन 5 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 144 वर्ग सेंटीमीटर धन 25 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 169 वर्ग सेंटीमीटर है। चूंकि यहाँ कर्ण का वर्ग उसकी शेष भुजाओं के वर्गों का योग है, इसलिए 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इन मापों से समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है। अब आप स्वयं यह ज्ञात करें कि तीसरे कथन में दिए मापों से समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है या नहीं। आज हमने देखे समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित मिथ्या धारणा